अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। मेरी बच्ची रुकैया, ये क्या हो गया? शमशुद्दीन, 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 शमशुद्दीन। पूरी दुनिया में कर्फ्यू लगा है और इन लोगों को पार्टी की पड़ी है, फिर बोलेंगे पैसा नहीं है इनके पास। पिंटो, पिंटो, ये फैक्ट्री के अंदर क्या चल रहा है? और ये शमशुद्दीन और उसके परिवार ने सारा कचरा फैला रखा है। कहाँ मर गए सबके सब? मुझे नहीं पता साहब, कल रात को तो वैसे भी मैं जल्दी सो गया था। वो जैसे ही आए उसे कहना कचरा साफ करे। और जाकिर और कृष्णा का क्या हुआ? साहब जाकिर अभी भी लापता है और कृष्णा अपने परिवार के साथ गांव जा चुका है। इस कर्फ्यू ने लोगों को डरा दिया है। अच्छा हुआ कि मैंने शमशुद्दीन और उसके परिवार को रहने के लिए यहाँ जगह दे दी। ये टिकट रखो। ये टिकट शमशुद्दीन और उसके परिवार के परसों रात के टिकट्स हैं। और हाँ, उसे कहना है एक बार मेरे से मिलकर जाएगा। हेलो, चलो पिंटू भाई नहा लो, दिन की मगजमारी शुरू करें। सब लोग अपने गांव और घर। साहब, साहब इसमें लाश है साहब। साहब यहाँ आइए साहब। साहब क्या हुआ? साहब, साहब इसमें लाश है साहब। साहब खून साहब। हवलदार, जी सर। सारा सामान कलेक्ट कर लो और फॉरेंसिक के लिए भेजो। ओके सर। कुआं कहाँ पे है? सर वहाँ फैक्ट्री के पीछे। हवलदार, एक काम करो, एक एक चीज को अच्छे से देखो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। फैक्ट्री से लेके कुएं तक सबके सब ट्रैक्स कितने स्मूथ हैं, किसी एक ही पैर के निशान भी हैं। एक बात तो साफ है, उस दिन यहाँ पे कोई भी खुद चल के नहीं आया। सर हो सकता है विक्टिम्स को बेहोश किया गया हो और फिर उसको जहर देकर मारा गया हो और एक एक करके फिर सबको कुएं में डाल दिया गया हो। सर हो सकता है ये प्री प्लान मर्डर है। हो सकता है। फैक्ट्री का मालिक कौन है? सर वो रहे सामने। आप इस फैक्ट्री के मालिक हैं? जी सर। ये शमशुद्दीन कब से रह रहा था यहाँ पे? ये कोई पिछले 3 साल से। आपके बाकी मजदूर तो कॉलोनी में रहते हैं, तो वो यहाँ क्यों रह रहा था? सर जी, ये जो बड़ी बीमारी हुई है ना, साथ में कर्फ्यू लगा है, शमशुद्दीन उससे बहुत घबरा गया था। तो मुझे भी लगा कि उसे फैक्ट्री में रख लेता हूँ, काम भी चलता रहेगा। सोचा नहीं था कि कर्फ्यू इतना आगे चला जाएगा। तो मैंने शमशुद्दीन को बोला कि वो गाँव चला जाए। मैंने उसकी टिकट भी करवा दी थी। उसका गाँव कहाँ पे? बंगाल में। इस फैक्ट्री में कौन कौन रहता है? इस फैक्ट्री में केयरटेकर पिंटू, दूसरा इलेक्ट्रिशियन श्याम, दोनों को अलग अलग कमरा दिया हुआ है। सर पिंटू तो यही है, पर शाम का कुछ पता नहीं। बुलाओ उसको। इधर आ। ये शमशुद्दीन कैसा आदमी था? शमशुद्दीन पागल आदमी था साहब, बहुत गुस्से वाला। उसे देख के ही लगता था कि उसका दिमाग खराब है, पर आदमी बुरा नहीं था साहब। पता नहीं साहब उसके साथ ऐसा क्यों।
एक काम करो दीपिका, यस सर। शाम के कमरे की तलाशी लो, देखो वहाँ पे क्या मिलता है। यस सर। सर जी, आपको पक्का यकीन है कि शाम ने सब कुछ किया है? जैसे क्यों लग रहा है आपको छुपा रहे हैं या फिर कुछ बताना चाहते हैं? एक काम करो, इन दोनों को थाने ले चलो, वहीं बात करेंगे। यस सर। साहब मैं जरा कपड़ा बदल के आता हूँ। जल्दी आ। जी साहब। सर, शमशुद्दीन कभी भी गलत चीजों और गलत हरकतों का साथ नहीं देता था, चाहे वो गलती उसकी बहन के पति की क्यों ना हो। उसकी बहन सलीमा और उसका पति मोहम्मद दोनों मेरे यहाँ काम करते थे, और फिर एक दिन कितनी बार समझाया तेरे को? कितनी बार समझाया कि काम के टाइम पर दारू नहीं पीने का? और इस बदमाश की वजह से हो रहा सब ये। अबे ये कोई छोटा बच्चा है जो मैं इसको बिगाड़ दूंगा? तुझे तो भाईजान क्या है ये? कहाँ से आया तेरे पास ये? अब तू फैक्ट्री में भी चोरी करने लगा है? तेरे को छोड़िए भाईजान क्या हुआ? देख अपने पति को, दारू पी के चोरी कर रहा था, और इस बदमाश की वजह से हो रहा है ये सब। शमशुद्दीन बहुत हो गया। अरे छोड़। क्या हो रहा है सब? साहब आप अभी के अभी इन दोनों को यहाँ से निकाल दो। मुझे क्यों निकाल दो? मैंने चोरी नहीं की है। चोरी नहीं की है? अरे चोरी का साथ तो दिया है। साहब मैं आपके साथ बचपन से हूँ, क्या मेरी आज तक कोई गलती हुई है? हाँ साहब, सारी गलती मेरी है, सारी गलती मेरी है, सारी गलती साहब मेरी ही है। चोरी मैं करता हूँ, दारू मैं पीता हूँ, जुआ भी मैं ही खेलता हूँ, और सबसे बड़ी गलती तो साहब मेरी ये है कि मैं इन दोनों भाई बहनों के कहने पे अपना गांव छोड़ के शहर में आ गया। चुप मोहम्मद, भाईजान बात कर रहे हैं ना साहब से। भाईजान 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 भाईजान, हमेशा भाईजान ही तुम्हारी बात करते हैं। मोहम्मद तो कुछ है ही नहीं। चुप मोहम्मद। नहीं, आज मोहम्मद बोलेगा, आज मोहम्मद बोलेगा और सबको बताएगा कि तूने और तेरे भाईजान ने मिलकर मोहम्मद की जिंदगी खराब कर दी। तुझे शर्म तो नहीं आ रही होगी ना? तू ही भाई साहब को बार-बार फोन करके नौकरी की भीख मांगता था। मोहम्मद और भीख, हिम्मत कैसे बोलने की? साहब, इस शायर ने तेरी जिंदगी पर बात किया है ना, तू अभी क्या भी निकल यहाँ से। सर जी, उसके अगले दिन मोहम्मद सलीमा को लेकर अपने गांव चला गया था, और उसके बाद शमशुद्दीन काफी बदलता गया और मायूस रहने लगा। फिर वो भी ये करने लगा कि उसको भी गांव जाना है। तो आपने उसे जबरदस्ती क्यों रोक के रखा था? जबरदस्ती कैसे सर? मैंने तो उसके लिए टिकट भी बुक करवाया था, यहाँ तक कि खाना पीना रहना सारा बंदोबस्त हमारा था। ठीक है, आप जाइए, जरूरत पड़ी तो फिर से बुलाऊंगा। ठीक है सर। दीपिका, जी सर। पिंटू को बुलाओ। यस सर। सर जी नमस्ते। सर जी आपको क्या लगता है हमारे मालिक बहुत नेक और अच्छे आदमी है? बिल्कुल नहीं, वो बहुत मतलबी आदमी है। उसने अपने मतलब के लिए शमशुद्दीन के पूरे परिवार को रोक के रखा था। मतलब कैसे? सर जी मतलब अब कैसे मैं समझाऊं? शमशुद्दीन की बेटी थी ना रुकैया, उसका और हमारे मालिक का बड़ा करीबी संबंध था। करीबी क्या मतलब है? कोई चक्कर चल रहा था उनका? नहीं, चक्कर वक्कर तो कुछ भी नहीं चल रहा था, शायद चल भी रहा हो। रुकैया, रुकैया। हाँ साहब, कौन आया है? ओले। कितनी प्यारी है गुड़िया, बिल्कुल अपनी माँ जैसी है, इतनी सुंदर और इतनी प्यारी। देख गुड़िया, मैं आपके लिए क्या लेके आया, खिलौने और आखिरी कपड़े। देख समीरा, साहब तेरे लिए क्या लाए हैं। साहब आप कितने अच्छे हैं, आप हमारा कितना ख्याल रखते हैं। तुम भी कितनी अच्छी हो, और तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगा तो किसका रखूंगा? हाँ लेकिन हमारे मालिक रुकैया की बेटी के लिए वो खिलौने और वो डब्बे वाला खाना लेकर जाते थे। सर जी फैक्ट्री में जब रुकैया की किसी से लड़ाई होती थी तो हमारे मालिक रुकैया का साथ देते थे, वो किसी और की नहीं सुनते थे। अब आप ही बताइए सर जी, जब शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है, महामारी फैली हुई है, तो उसके परिवार को आपने फैक्ट्री में रुका लिया। हम मजदूर नहीं रुक सकते? हम इंसान नहीं है? शमशुद्दीन को ये सब मंजूर नहीं था, लेकिन बेचारा कर भी क्या सकता था, मालिक से वो झगड़ नहीं सकता था, इसीलिए वो अपने गांव जाना चाहता था। लेकिन सर जी एक दिन वो मालिक से बहुत गुस्से में था, झगड़ रहा था रुकैया को लेके। ये कब हुआ था? सर जी ये कोई 5-6 दिन पहले सुसाइड से।
नहीं चाहिए हमें ये सब। आप क्या समझते हैं हम नहीं जानते कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आइंदा मेरी बेटी से बिल्कुल दूर रहिएगा साहब। अब्बू, आपको क्या हो गया है? साहब हमारा भला चाहते हैं, समीरा की भलाई चाहते हैं। तू चुप कर। शमशुद्दीन क्या हो गया है तुम्हें? आजकल हर बात पे गुस्सा हो जाते हो। तुम्हें पता भी है कि तुम इस वक्त क्या कर रहे हो? मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी पोती की भलाई चाहता हूँ, इसलिए ये सब लेके आया था। आप क्या हो और क्या चाहते हो मैं अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप इन दोनों से दूर रहें। आप हमें हमारे गांव जाने दीजिए, हम चले जाएंगे वहाँ। बस इससे ज्यादा हम आपसे कुछ नहीं चाहते। बस बहुत हो गया अब्बू, मैं और समीरा कहीं नहीं जाएंगे। साहब है कि हमारा भला चाहते हो और तुम हो कि उनको जलील कर रहे हो। बोला ना तो चुप। शमशुद्दीन, तुम भूल रहे हो इस वक्त तुम मेरी ही फैक्ट्री में खड़े होकर मुझे जलील कर रहे हो। आज के बाद तुमने अगर रुकैया पर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? इसका इलाज करना पड़ेगा। सर जी, उसकी आंखों में अजीब सा खौफ था। पागल हो गया, सुसाइड की धमकियां दे रहा था। सर जी, उसे देख के लग रहा था वो किसी को मार देगा और खुद भी मर जाएगा। पिंटू, पिंटू, मेरे लिए एक वैन या ट्रक का इंतजाम कर सकता है क्या? क्यों चाचा, क्या हो गया? अरे गांव जाना है सबको लेकर, और हाँ तू ना ट्रेन की टिकट भी लेकर आना, ठीक है? तो ठीक है, तुम जाओ और सो जाओ। सोने का वक्त नहीं है, मुबीना बीमार है। एक काम करना, डॉक्टर भी लेकर आना, समझ गए ना? ठीक है, कल ले आऊंगा। कल नहीं, आज। कल किसने देखा है? कल मैं रहूं ना रहूं, कल कोई नहीं रहेगा। आज की रात आखिरी रात है, आज की रात आखिरी रात है। हाँ कुमार, क्या पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया? ओके, शाम मिल गया, मतलब उसकी डेड बॉडी मिल गई। कुएं से सारा पानी निकालने के बाद 2 मोबाइल और उसकी डेड बॉडी मिली है। ओके सर। मैंने तो पहले ही कहा था इस सुसाइड केस में महाशाम होगा, इसीलिए शमशुद्दीन ने उसे खुद मार दिया और खुद भी मर गया। ठीक है, तुम जाओ। जी नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। आपको क्या लगता है सर? दीपिका, जब तक फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती हम कुछ नहीं कह सकते। तुम एक काम करो, उन दोनों फोन की कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ और ये पता लगाओ क्या शमशुद्दीन सच में पागल हो गया था। ओके सर। मानसिक रोग एक ऐसी बीमारी है जिसका असर ना सिर्फ रोगी पर होता है बल्कि उसके पूरे परिवार पर होता है। नमस्कार, मैं हूं अमित पचौरी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। हमारे हिंदुस्तान में लगभग 7 लोगों में से 1 मानसिक तौर पर बीमार होता है। 2017 में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं। डिप्रेशन में आकर वो अपनी मानसिक स्थिति खो देते हैं और परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढाल नहीं पाते। यही हो रहा था शमशुद्दीन के साथ। कर्फ्यू लगने की वजह से, काम बंद होने की वजह से, बहन और बेटी से झगड़ा करने की वजह से उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से नीचे गिर चुकी थी। वो अपनी जिंदगी से हार मान चुका था। हालांकि अगर देखा जाए तो हरिराम के यहाँ काम करने वाले सभी मजदूरों की स्थिति ऐसे ही थी, जबकि देखा जाए तो शमशुद्दीन की स्थिति कई मजदूरों से बेहतर थी। उसे अकेला घर मिला था क्योंकि शुरू से वो मजदूरों की बस्ती में रहना नहीं चाहता था। देर सवेर हरिराम उसे गांव भी जाने देता था। उसके बावजूद भी शमशुद्दीन ने आत्महत्या ही विकल्प क्यों चुना? उसने अपने साथ साथ अपने परिवार की शाम की हत्या क्यों कर दी? क्या ये सचमुच कोई आत्महत्या थी या फिर कुछ और? ये 3 घर किसका है? सर ये जो घर है वो शमशुद्दीन का है, वो कृष्णा का है, वो घर मेरा है और ये जाकिर का है। ये कृष्णा और जाकिर कहाँ हैं? मैडम, कृष्णा तो अपने परिवार के साथ गांव गया है, जाकिर अकेला रहता था लेकिन अभी वो लापता है। लापता मतलब? लापता मतलब सर जी जब से ये कर्फ्यू लगा है तब से दिखाई नहीं दिया। शमशुद्दीन की घर की चाबी कहाँ है? शमशुद्दीन के घर की चाबियां तो सर पिंटू के पास रहती हैं। हवलदार, बुलाओ पिंटू को, उसको बोलो शमशुद्दीन की घर की चाबी लेके आएगा अभी के अभी। जी। और तो और सर जी, ये शमशुद्दीन का सारा परिवार बहुत गलत आदमी है, सबके सब मतलबी लोग हैं। सर जी उनकी बेटी रुकैया वो भी कुछ कम नहीं थी, 1 नंबर की मतलबी थी। मालिक तो उनके जाल में फंस गए थे। कारखाने में मालिक के ऑफिस में तो वो घंटों तक बैठी रहती थी। पता नहीं सर जी उन दोनों के बीच क्या बातें होती थी। इस चक्कर में तो उसका पति एक दिन उसे घसीटते हुए घर लेके आया था। कौन है उसका पति? क्या हुआ था? रज्जाक नाम है सर उसका। उस दिन मैं घर के बाहर बैठा था
और मैंने अचानक से देखा। मुझे गलत समझ रहे हो। आदमी तो हमारा भला चाहता है। अल्लाह की कसम हम सच कह रहे हैं, वो हमारे पाप जलते हैं। अरे चुप है। बाप जैसा है झूठी औरत, मुझे सब पता है। मुझे तो ये भी शक हो रहा है कि तेरे पेट में जो बच्चा है ना वो मेरा है या फिर उसका। बोल, बार बार तेरे बालों पे वो हाथ फेंका है? क्यों क्यों फेंका था? अरे वो तो मुझे बस दिलासा दे रहे थे कि हमारा बच्चा जाने के बाद उसकी अच्छी परवरिश करेंगे। क्यों? तेरे बच्चे में क्या हूर के पर लटके हुए हैं जो और बच्चों में नहीं है? बोल, बड़ी फिक्र करता है ना वो तेरी। तू और तेरा पूरा खानदान घटिया है। चल मेरे बाप के पास। मुझे गलत उसे भी तो पता चले कि उसकी बेटी क्या गुल खिला रही है। शमशुद्दीन, रुकैया, तुम ठीक हो ना? रज़ाक, आज तूने मेरी बेटी पर फिर से हाथ उठाया। आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। चला जा यहाँ से, बता रहा हूँ, नहीं तो तेरे लिए आज बहुत बुरा होने वाला है। तूने और तेरी बेटी ने बहुत बड़ी गलती कर दी आज। मैं इसका बदला लूंगा। तुम दोनों से बहुत जल्दी इसका बदला लूंगा। मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं सबके सामने दे रहा हूँ, तुझे बर्बाद कर दूंगा। कहाँ रहते हैं इज्जत दामाद? वो तो सर जामिया नगर में रहता है। सुना है सर आजकल फोन चुराने का काम करता है। थोड़ा छिछोरे किस्म का आदमी है। एक बात और सर, शमशुद्दीन ने पिंटू को फैक्ट्री में खूब पीटा था। क्या? पिंटू को पीटा था? क्यों? पिंटू रुकैया की हालत देखकर उसकी मदद करने के लिए गया था, तभी बस। अरे रुकैया, इस हालत में इतना सामान मत उठाया कर। दे। मैं ठीक हूँ। दे। बोला ना मैं ठीक हूँ। चल जिद मत कर। अरे मैं तो तेरी मदद करना चाहता हूँ ना। नहीं चाहिए तुम्हारी मदद, हटो। अरे बाप रे, इतना गुस्सा। मैंने क्या कह दिया? चल ला दे। सीधी बात समझ में नहीं आती? हट, बोला ना। मेरी बेटी को छेड़ता है, बेटी को छेड़ता है मेरी। तो मैं तो उसकी मदद कर रहा था। चुप। मदद? कौन सी मदद? क्या मैं नहीं जानता तू क्या चाहता है? आइंदा अगर मेरी बेटी की तरफ आंख उठा के भी देखा ना, काट के रख दूंगा। आंख भी उठाई तो छोड़ूंगा नहीं। शमशुद्दीन की बेटी है वो, कोई उसे बुरी नजर से देख भी नहीं सकता। ठीक है, तुझा आइए सर जी। तुमने बताया नहीं शमशुद्दीन ने तुम्हें मारा था? सर जी वो एक छोटा सा हादसा था और कोई चीज नहीं थी। वो रज़ाक ने रुकैया को छोड़ दिया था तो शमशुद्दीन और रुकैया उस बात से नाराज हो गए थे, तो इसीलिए कुछ समय बाद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग सी हो गई थी सर जी। बाद में उसने माफी मांग ली थी तो मामला वही खत्म हो गया था। बस मैं कह रहा हूँ ना सर, छोटा सा हादसा था। इतनी बड़ी बात है तू कह रहा छोटी सी बात है? हम गरीबों के बीच अक्सर ऐसा होता रहता है सर जी, और कर भी क्या सकते हैं। ठीक है, चल दरवाजा खोल। जी सर। आइए सर जी। ये कपड़े किसके हैं? और साहब ये शमशुद्दीन जी के हैं। और ये वाले? ये मोहम्मद भाई के हैं। कुछ आगे कर रहे हैं? अब ये शमशुद्दीन जी बताएंगे ना। सर जी आप रज़ाक से क्यों नहीं मिलते? रुकैया का पति। उसका नंबर है तुम्हारे पास? हाँ है ना मैडम। एक काम कर, उसको फोन लगा। जी मैडम। मैडम उसका नंबर तो आउट ऑफ सर्विस जा रहा है। सर जी रज़ाक अपना नंबर टेड्डी बनियान की तरह बदलता है। तो सामने वाला घर किसका है? साहब ये जो खुला है जो बंद है? जो खुला है आगे वाला? साहब वो जाकिर का घर। और ये जो बंद है? ये तो साहब जी गोडाउन है, माल वाला चीज है। ठीक है। हेलो। अच्छा साहब अब मैं चलूं? ठीक है, ओके। सर, शाम का कॉल रिकॉर्ड आ गया है, पर सर उसके कॉल रिकॉर्ड से ज्यादा कुछ पता तो नहीं चला। पर हाँ, पिछले 1-2 महीने में उसने अपने घर पे बात की है या तो हरी नाम से। और सर शमशुद्दीन का जो फोन मिला है उसमें कुछ गड़बड़। मतलब?
सर कर्फ्यू के एक हफ्ते बाद से लेकर उसके मरने तक उसका फोन बंद था और हमने जब IMEI नंबर से उसका फोन ट्रेस किया तो उसके फोन का लोकेशन हरिनाम के घर का बता रहा था। तुम्हारा मोबाइल फोन किधर है? क्या हो गया सर? ये क्या करे आप? मैं कुछ भी कर सकता हूँ। 7 लोग मरे हैं तुम्हारी फैक्ट्री में, तो मेरी सलाह यही है तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो। ये लो ट्रैक करवाओ। यस सर। एक बात बताओ, ये शमशुद्दीन का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? सर जी, आपको क्या लगता है कि शमशुद्दीन को मैंने मारा? उसका मोबाइल मेरे पास था रिचार्ज के लिए, उसको रिचार्ज करके देना चाहता था, मगर इसी बीच उसकी बेटी रोती बिलखती आ गई। साहब, अब्बू को उनका फोन वापस मत देना साहब। अब्बू का दिमाग खराब हो गया साहब। उनको कुछ मजदूरों का पता चला है जो बंगाल ट्रक से वापस जा रहे हैं, क्योंकि ट्रेन में जगह नहीं थी साहब। ये बोले कि उनको फोन करेंगे, फिर हम सबको ट्रक से गाँव वापस लेके जाएंगे साहब। साहब ये फोन आप अपने पास ही रख लीजिए ना साहब। आप उनको बोल देना कि कर्फ्यू की वजह से सारी दुकानें बंद थी, इसलिए पैसे डाल नहीं पाए। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं उससे फोन नहीं दूंगा। और हाँ, तुझे भी ना गांव जाने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बहुत मेहरबानी साहब। वो इतना रो रही थी और डरी हुई थी, मुझे लगा कि फोन वापस नहीं करना चाहिए। सर एक नंबर मिला है जिसपे ये लगातार पिछले 2 महीनों से बातें कर रहा है। हादसे से एक रात पहले इसने उस नंबर पे 5 बार फोन किया है और सर वो नंबर है रजाक का। अगर आप रुकैया और उसकी बेटी की भलाई चाहते थे तो इस रजाक से क्या बातें कर रहे थे? वही रजाक जिसने आप पे और उसकी बीवी के साथ नाजायज संबंध का आरोप लगाया था। आप उसी के साथ हादसे के एक दिन पहले क्या बात कर रहे थे? सर वो मैं जो भी है थाने चल के बात करना। सर जी, रुकैया को मैं अपनी बेटी की तरह मानता था। मैं और मेरी पत्नी दोनों उसे बहुत पसंद करते थे, और जब हमें ये पता चला कि रुकैया माँ बनने वाली है, तब हम दोनों ने ये तय किया कि उसके होने वाले बच्चे को हम एक अच्छी परवरिश देने की कोशिश करेंगे। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब मैं रुकैया को ये बात समझा रहा था तो रज्जाक ने हम दोनों को देख लिया। पता नहीं क्यों उसे ऐसा लगा कि हमारे बीच कोई नाजायज संबंध है। उसने उसको बहुत मारा पीटा और उसके बाप के घर छोड़ दिया। समीरा के पैदा होने के बाद मैं शमशुद्दीन के घर गया था ये कहने के लिए कि मैं उसकी पोती को गोद लेना चाहता हूँ ताकि उसे एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। पर पता नहीं क्या उस दिन शमशुद्दीन के दिमाग में क्या चल रहा था। आप मेरे मालिक हो साहब, इसका मतलब ये मत समझिए आपने मुझे और मेरी बेटी को खरीद लिया है। मेरी गुड़िया मेरे जिगर का टुकड़ा है और मैं उसे किसी हालत में बिकने नहीं दूंगा। बस अब आप यहाँ से निकल लो साहब, मुझे नहीं चाहिए आपका कोई भी काम या कोई एहसान। हम चले जाएंगे अपने गाँव। अरे कैसी माँ है रे तू, कैसी माँ है? अपनी बच्ची को बेचने चली थी? अरे कौन लगता है ये तेरा? होता कौन है ये मेरी गुड़िया को खरीदने वाला? शमशुद्दीन, तुम फालतू में गुस्सा कर रहे हो। अपने दिमाग को थोड़ा ठंडा रखो, मेरी बात मान लो। मैं तुम्हारी पोती को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ। मैं किसी को खरीद नहीं रहा, तुम्हारी पोती को एक अच्छी जिंदगी देने का मौका दे रहा हूँ। बस साहब बस, अब हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। हमें और हमारी गरीबी को इतना भी जलील मत करो। हम चले जाएंगे अपने गाँव, नहीं करना है हमें आपके यहाँ कोई काम। मैं अपने जिगर के टुकड़े को किसी को बेचने नहीं दूंगा, किसी को बेचने नहीं दूंगा। मेरे जीते जी ये कभी होने वाला नहीं है। साहब जी मेरी बात सुनिए। क्या? और मैं कुछ नहीं कर सकता? बाबा की बात को छोड़िए, मैं समीरा की माँ हूँ। मैं करूंगी कागजात पे दस्तखत। साथ में उसके बाप ने भी दस्तखत कर दिए। फिर कोई नहीं रोक सकता मेरी समीरा को अच्छी जिंदगी जीने से। लगता है तुम भी अपने बाप की तरह पागल हो गई हो। तुम्हें क्या लगता है उस रजाक ने जिसने तुम्हें और मुझे जलील किया वो ऐसा करेगा? हाँ, आप उसे पैसे दोगे तो वो करेगा। पैसों के लिए वो कुछ भी करेगा। सर ये बात उसके मरने से 2 महीने पहले की है। तभी से मैं रजाक को फोन करता था और मैंने उसको एक पैसे की ऑफर भी दी थी और वो मान भी गया था। बाद में वो पैसे बढ़ाने के लिए बोलता रहा। इस चक्कर में मेरी उससे रोज बात होने लगी। हादसे से 1 हफ्ते पहले मैंने उसे कुछ पैसे भी दिए थे। कितने पैसे? 20,000। मैंने उसे कहा था अगर वो एडॉप्शन पेपर पे साइन कर देगा तो मैं उसे हर महीने 10,000 रुपया दूंगा। सर रजाक, तुम यहाँ? साहब ये झूठ बोल रहा होगा साहब आप इसकी बात तो बताइए साहब। आप तो जानते हैं पूरे शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है साहब, और ऐसे में मैं कहाँ चोरी करूंगा और कहाँ अपने मार बैठूंगा? साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब मुझे छोड़ दीजिए साहब।
हवलदार छोड़ दे इसे, जाने दे। और सब मैं तुम भी जाओ, बट हाँ जरूरत पड़ेगी फिर से बुलाऊंगा। जी सर। इन दोनों में नजर रखो। जी सर। तो आखिरकार हरिराम का सच सामने आ ही गया। एक तरफ तो हरिराम मजदूरों की सेवा करता था, वहीं दूसरी तरफ वो मजदूरों में से एक की बेटी को गोद लेना चाहता था, खरीदना चाहता था। तो क्या हरिराम भेड़ की खाल में छुपा हुआ भेड़िया था? अगर वो सचमुच समीरा की अच्छी परवरिश चाहता था तो वो समीरा की माँ को हर महीने पैसे भी दे सकता था। उसे गोद लेने की क्या जरूरत थी? तो क्या रुकैया भी पैसे के लिए अपनी बच्ची को बेचना चाहती थी? क्या वो रज्जाक से मिली हुई थी? आइए देखते हैं ऑटोप्सी रिपोर्ट आने के बाद क्या हुआ। दीपिका, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार इन सभी के खून में भारी मात्रा के स्लिपिंग फिल्स मिले हैं। कहीं भी चोट या मारपीट के निशान नहीं है। सभी की मौत पानी में डूबने की वजह से हुई है। जी सर। फोरेंसिक के मुताबिक जितने भी घसीटने के निशान हैं वो सब विक्टिम की बॉडी से मिलते हैं, और जो निशान चलने वाले हैं वो शमशुद्दीन के पैर के निशान से बिल्कुल मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि उसने कोल्ड ड्रिंक या खाने में नींद की गोलियां मिलाई और सबको कुएं तक घसीटता हुआ ले गया और सबको गिराया और फिर खुद भी कूद गया। सर लेकिन 3 बच्चे और 3 अडल्ट्स को एक साथ बेहोश करने के लिए उसने कितनी सारी नींद की गोलियों का इस्तेमाल की होगी। और सर उसको इतनी सारी नींद की गोलियां मिली कहाँ से होगी? बिना प्रिस्क्रिप्शन के इतनी सारी गोलियां तो मिल ही नहीं सकती। इसका मतलब उसके पास प्रिस्क्रिप्शन थी। एक काम करो दीपिका, पता लगाओ लिया कहाँ से होगा। पर कैसे सर? कैसे क्या मतलब? जहाँ पे पार्टी थी वहाँ पता करो ना। जहाँ पार्टी हुई थी वहाँ कुछ तो मिला होगा। गोली का डब्बा, फॉइल, कुछ तो होगा वहाँ पे। पर सर वहाँ पे कोई फॉइल या डब्बा फैक्ट्री के आसपास कुछ मिला ही नहीं। दीपिका, तुम्हारे हिसाब से शमशुद्दीन ने 6 लोगों को नींद की गोलियों से बेहोश कर दिया, जबकि मेरे हिसाब से कम 50 गोलियां इस्तेमाल हुई होंगी। और उसने खाने में गोलियां मिलाई और उसके बाद डब्बा फेंक दिया। तो उसके पास था इतना टाइम? नहीं सर, वो कैसे हो सकता है? तो फिर क्या हो सकता है? ऐसा आदमी जो अपने परिवार को मारकर खुद सुसाइड करने पर आमादा हो जाए, वो दवाई का डब्बा वहीं छोड़ देता या कहीं छुपा देता ताकि पुलिस को ये ना पता चले कि उसने सुसाइड किया है। हाँ सर, पर ऐसा कोई खुद मरने वाला क्यों करेगा? एग्जैक्टली। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब सर आपको ये लगता है कि ये काम किसी और ने किया है? ना, लगता नहीं, पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ। उस दिन वहाँ कोई और भी था इन 7 के अलावा, जिसने नींद की गोलियां मिलाई और एक एक करके इन सबको मार डाला। और रही बात शमशुद्दीन की चप्पल के निशान की, तो इसी ने शमशुद्दीन की चप्पल पहनी होगी और एक एक करके कुएं में डाला होगा और पूरे केस को ऐसे सजाया कि सबको लगे कि ये काम शमशुद्दीन ने ही किया होगा। पर सर वहाँ किसी और के फिंगरप्रिंट्स तो मिले ही नहीं। दीपिका, बड़ी बीमारी की वजह से आजकल सबके पास ग्लव्स और बॉडी सूट हैं। हो सकता है कातिल इन सब चीजों का फायदा उठाया हो सकता है सर, पर सर कातिल को बिना प्रिस्क्रिप्शन के इतनी सारी दवाइयाँ मिली कहाँ से होंगी? सही कह रही हो। कौन ला सकता गोलियां? एक काम करो, फैक्ट्री के आसपास जितने मेडिकल स्टोर है उनसे पता करो हाल फिलहाल में उन्होंने कितनी गोलियां बेची है। जी सर। एक मिनट, ये हरिनाम की बीवी को हाइपरटेंशन है ना? जी सर। और कई हाइपरटेंशन वालों को स्लीपिंग पिल्स दी जाती है। जी सर। अपनी टीम को रेडी करो, सबको मेडिकल स्टोर भेजो और पता करो किसने इतनी ज्यादा स्लीपिंग पिल्स खरीदी हैं। यस सर। जिसने भी खरीदी होगी उसने एक से ज्यादा दुकान से खरीदी होगी। क्या ये भी हो सकता है एक दिन में नहीं, 2-3 दिन में ली होगी। मैं हरिनाम के घर जा रहा हूँ, तुम अपनी टीम को काम पे लगाओ। जी सर। और देखना कातिल जल्द से हमारी गिरफ्त में होगा। यस सर। हरिनाम, चल थाने चल। क्या सर? क्या आप बार बार आ जाते हो, मुझे डरा देते हो? अब मैंने क्या कर दिया? इस बार तेरे खिलाफ पूरे सबूत इकट्ठे कर लिए मैंने। तूने नींद की गोली मिलाई और सबको बेहोश करके मार डाला। क्या कहना चाहते हो? आप कुछ भी बोलते रहते हो। आप कुछ भी कहेंगे और मैं मान जाऊंगा। और मैं कितनी बार कह चुका हूं मैंने कुछ नहीं किया। तेरी बीवी हाइपरटेंशन की मरीज है ना, उसकी प्रिस्क्रिप्शन तो तूने गोली ली और सबको मार डाला। हाँ सर, वो नींद की गोलियां लेती है, पर मैंने कुछ नहीं किया। तू ऐसे नहीं मानेगा। हाँ दीपिका। सर फैक्ट्री के आसपास के इलाकों को मिला जुला कर अभी तक हमने 15 मेडिकल स्टोर्स की इंक्वायरी की है। सर 18 और 19 मई को यानी हादसे से 2 दिन पहले सर एक ही प्रिस्क्रिप्शन से 3 मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ ली गई हैं और सर हर स्टोर से 2-2 स्ट्रिप ली गई हैं। और एक और बात सर, प्रिस्क्रिप्शन पे पेशेंट का नाम मोहम्मद अब्दुल सत्तार है, यानी शमशुद्दीन की बहन का पति मोहम्मद। सर वो भी हाइपरटेंशन का पेशेंट है। इसका मतलब उसने काम को छोड़ा ही नहीं या फिर वापस आ गया? एक काम करो, उसका मोबाइल ट्रैक करो और वेस्ट बंगाल पुलिस को खबर करो। सर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जल्दी से मेडिकल स्टोर आ जाइए। मेडिकल स्टोर की सीसीटीवी फुटेज सब कुछ बता देगी। तो मेरे को मैं आ रहा हूँ।
ये सर, ये देखिए। ये सर, ये स्कूटी पहचानी आपने? तो पिंटू की है। ये सर। कैसे आना हुआ सर जी? कुछ नया पूछना था क्या? एक बात बता, तेरी स्कूटी और कौन कौन चलाता है? स्कूटी कोई भी नहीं साहब। मैं कब तक नाटक करेगा? साहब मुझे छोड़ दो साहब। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब मुझे छोड़ दो साहब। सच सच बता, क्यों मारा? बताता हूँ सर, मैं सब बताता हूँ सर जी। मैं बहुत शरीफ इंसान हूँ सर जी। जिस दिन शमशुद्दीन और रुकैया ने मुझे सबके सामने जलील किया था ना साहब, सर जी पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया। मेरे अंदर इतनी नफरत कहाँ से पनप उठी, मैं पागल हो गया साहब। मैं कुछ करने पे आमादा हो गया सर जी। मैं सचमुच रुकैया की मदद करना चाहता था, लेकिन उसने मुझे सबके सामने जलील किया। तो बस मैंने भी अपना बदला ले लिया। मैं उसी दिन से अपना मौका ढूंढ रहा था सर जी, और जिस दिन सलीमा शाम के साथ पकड़ी गई, उस दिन मुझे अपना रास्ता दिख गया। लोग कहते थे कि मोहम्मद अभी बच्चा है, नादान है, वो सलीमा को ले जाकर गांव चुपचाप चला जाएगा। लेकिन सर जी, जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है। मोहम्मद गुस्से वाला इंसान था, और मैंने तो बस उसके गुस्से को थोड़ी सी हवा दे दी। घटिया 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 लोग हैं ये लोग, घटिया लोग। सलीमा घटिया, श्यामुद्दीन घटिया, और वो अपना श्याम घटिया, और सबसे ज्यादा घटिया मैं हूँ। मैं खुद घटिया हूँ, घटिया इंसान। मन तो कर रहा था उन सबका गला दबा दूं, जान से मार दूं, पर कुछ कर ना सका मैं। तो रोका किसने है? मार दूं? अपनी उस बदजात औरत को गांव लेकर जाओ, और उसे वहीं पर दफना दो। दफनाना इतना आसान होता तो कब का दफना देता उसे मैं। सब कुछ आसान है, अगर हमारी सलाह मानो तो। मतलब ये कि हमारी बात मानोगे तो सब कुछ मुमकिन है। आप अपनी बीवी सलीमा को लेकर गांव चले जाओ। गांव सिर्फ 2 दिन के लिए जाना, फिर वापस आ जाना। वापस ट्रेन से आना, सफर 2 दिन का होगा। फिर मौका पाते ही ट्रेन के दरवाजे पर जाकर उसको धक्का दे देना। मोहम्मद भाई, ट्रेन इतनी रफ्तार से चलती है किसी को पता ही नहीं चलेगा कि उसको किसने मारा। लेकिन जब मैं वापस आऊंगा तो सब लोग सलीमा के बारे में पूछेंगे, तब क्या बोलूंगा मैं? उनको बताना क्यों है मोहम्मद भाई कि तुम आ गए हो? अगर आपको उनसे बात ही करनी है तो करो, मगर फोन पे। उनसे बोलो कि हम यहाँ खुश हैं, तुम्हारी बेटी सलीमा भी खुश है। हाँ, लेकिन वो किसी से बातचीत नहीं कर रही है। उन्हें लगेगा कि सलीमा शायद नाराज वाराज है। समझ गए ना? लेकिन मैं आके रहूंगा कहाँ? मोहम्मद भाई, इतनी सारी चाबियां हैं मेरे पास घरों की। अरे ठहरा दूंगा आपको कहीं भी। जैसा मैंने कहा, मोहम्मद ने वैसा ही किया। सलीमा को मारकर वो वापस आ गया। अब जो मैं कहता मोहम्मद वही करता। सच में सर जी, मोहम्मद बड़ा बेवकूफ निकला। अब बस मैं ऐसा मौका ढूंढ रहा था जहां मैं मोहम्मद का इस्तेमाल करके शमसुद्दीन के खानदान को मार सकूं। कर्फ्यू के बाद शमसुद्दीन सबको लगातार धमकी देता रहता कि वो आत्महत्या कर लेगा। बस सर जी,
इसी बात का फायदा मैंने उठा लिया। मुझे पता था कि अगर मैं इस मामले को सुसाइड साबित कर दूं तो मुझ पर और मोहम्मद पे कोई शक नहीं करेगा। बस अब समझ में ये नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा करूं तो करूं कैसे। पर भगवान की मेहर है मुझ पे सर जी, फिर से मौका खुद ब खुद चल के आ गया। मरने से 4 दिन पहले ही शमसुद्दीन ने मुझे मुबीना के लिए डॉक्टर को ले आने के लिए कहा। मुबीना बीमार है, एक काम करना, डॉक्टर भी लेकर आना। सर जी, उसका कहना था और मेरा दिमाग खुलना था। उस दिन शमसुद्दीन सिर्फ मुबीना की तबीयत को लेकर परेशान था। उसने ना ही किसी ट्रक और ना ही घर जाने की बात की। उसने तो सिर्फ डॉक्टर को लेकर आने के लिए कहा था। और जैसे ही उसने वो बात कही वैसे ही मेरे दिमाग में आया कि मोहम्मद को पीपी किट पहनाकर डॉक्टर बनाकर ले आता हूं, क्योंकि सारे डॉक्टर फिलहाल उसी में तो घूम रहे थे। मोहम्मद पीपी किट पहनकर तैयार था। उसकी दवाई के पर्चे से हम नींद की गोली पहले ही ले चुके थे। हम पूरी तैयारी से थे साहब। मैं मोहम्मद को लेकर फैक्ट्री पहुंच गया। मुझे पता था उस दिन समीरा का जन्मदिन है, तो मैंने कैसे भी रुकैया और उसके 2 भाइयों को मना लिया बर्थडे पार्टी मनाने के लिए। आप जब वहां पहुंचे तो देखा कि शाम वहीं पर है। वैसे देखे तो ये अच्छा ही था, वो भी वहीं था। मुझे अभी भी नहीं पता कि शमशुद्दीन ने शाम को क्यों बुलाया था, जबकि दोनों के बीच में कोई बोलचाल नहीं थी। मोहम्मद ने जो चाहा उसको मिल ही गया। मैंने सबको बताया कि महामारी की वजह से स्वास्थ्य केंद्र से ये डॉक्टर आए हैं जो सबका बुखार चेक करेंगे और दवाई भी देंगे। दवाई बहुत कड़वी थी। मुझे लगा कहीं इन सब ने उल्टी कर दी तो सारी मेहनत में पानी फिर जाएगा, इसीलिए मैंने सबकी दवाई ठंडाई के साथ में दवा दी। बस थोड़ी देर में असर होने लगा। सबूत पक्का करने के लिए मैंने शमसुद्दीन की चप्पल पहनी है और मोहम्मद को कुएं के पास भेज दिया और उसको ज्यादा चलने फिरने नहीं दिया। उसके बाद एक एक करके मैं सबको घसीटते हुए कुएं तक ले गया। फिर मैं शमसुद्दीन को कंधे पे लाद कर और उसकी चप्पल उसे ही पहना दी। फिर उसको जगाया, लेकिन नींद की गोली का असर तगड़ा था। पर थोड़े टाइम में वो थोड़े होश में आ ही गया था। फिर मैंने उसे कुआं दिखाया और उसे बताया
उसे दिखाया कि उसका पूरा खानदान मैंने उस कुएं में डाल दिया है। उस वक्त उसकी आंखों में जो खौफ था, इतने सालों से बस वही तो देखना था सर जी। फिर बस वो पानी में थोड़ी देर तड़पा और फिर बस काम खत्म। अफसर जेल में चाची तैयार करो। यस सर। सब पिंटू और मोहम्मद को आईपीसी की धारा दफा 302 और 204 के तहत हत्या के जुर्म में और हत्या के सबूत मिटाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। आज वो दोनों जेल की सलाखों के पीछे हैं। जरूरी है कि हम पिंटू और मोहम्मद जैसे लोगों से अलर्ट रहें, हमेशा अपनी आंख और कान खुले रखें। इसी के साथ मैं अमित पचौरी आज की इस कहानी में विदा लेता हूं आपसे। फिर मुलाकात होगी एक सनसनीखेज सच्ची वारदात के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से अगर बचना चाहते हैं तो अलर्ट रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।